नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एड्यूटेरिया का सेट नंबर 77। कल व्यस्तता के कारण सेट नहीं बन पाया। चलिए आज देखेंगे हम लोग सेट नंबर 77। और जो मास्टर वीडियो बायोलॉजी का कल आया था वो आप लोग जरूर देखिएगा। सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण या पादपों यानी पेड़ पौधे के हरे भाग में होता है। किस में होता है? पादपों के हरे भाग में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें CO2 वातावरण से, जल जमीन से लेकर, प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में ग्लूकोज C6H12O6 प्लस H2O और ऑक्सीजन इसका निर्माण होता है। इसको बैलेंस कर लिए 6 2O और यहाँ पे 12H2O और इधर कर लीजिए आप 6H2O और ऑक्सीजन भी 6O2। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य की उपस्थिति में ये ग्लूकोज यानी अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। वहीं बात करें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या होता है तो इसके लिए आवश्यक होता है CO2, H2O यानी जल और क्लोरोफिल और उसके बाद सनलाइट। इतने चीज़ें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। वहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रिया है, यानी ये रिडक्स रिएक्शन इसमें होता है। इसमें जल का क्या होता है तो जल का रिडक्शन होता है, जल का ऑक्सीडेशन होता है। जल का क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में? H2O का ऑक्सीडेशन होता है, और CO2 का क्या होता है तो CO2 का रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? तो बीज, तो ऑप्शन देख लेते हैं, उपयुक्त आर्द्रता, उपयुक्त तापमान, पर्याप्त प्रकाश। तो इसके बिना जो है अंकुरित हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इससे एक क्वेश्चन और आता है कि बीज के अंकुरित के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो उसमें मिट्टी भी ऑप्शन में रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो बिना मिट्टी के भी बीज अंकुरित हो सकता है। वहीं बात करें कि इस बीज का अंकुरित के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है? मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, बिना मिट्टी के भी यह अंकुरित हो सकता है। उर्वरक और पोषक तत्व, इसके बिना भी जो है बीज अंकुरित हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न एवोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एवोनाइट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है हम लोग देख लेते हैं। यह एक कठोर कृत्रिम प्लास्टिक है जो बहुलीकरण द्वारा तैयार होता है, यह गलत है। वहीं है यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबड़ का मिश्रण होता है, तो ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ATCH हार्मोन, प्रश्न है ATCH हार्मोन स्रावित होता है, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा ACTH या किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ATCH इसका फुल फॉर्म होता है एंड्रियोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। वही बात करें पीयूष ग्रंथि, तो इससे और कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो ADH हार्मोन, FSH हार्मोन, यानी ये होता है फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वहीं इससे जो है TSH ये हार्मोन भी स्रावित होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी उसी से स्रावित होता है। वहीं LTH ये भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, और FSH ये भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है वह 3 पार्ट में विभाजित है। जो आगे वाला जो पार्ट होता है, जो सामने आगे वाला पार्ट होता है, उसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क कहते हैं, या प्रोसेनसीफेलॉन कहते हैं। वहीं सेंटर वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और पीछे वाले को कहते हैं पश्च मस्तिष्क। पर इसमें सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क का। किसका? आगे वाला मस्तिष्क का सबसे भाग होता है। अग्र मस्तिष्क में इसमें क्या क्या होते हैं? तो इसमें सेरिब्रम,
सेरिब्रम जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये भी अग्र मस्तिष्क का भाग है, और थैलेमस ये तीनों जो है, थैलेमस ये तीनों जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है। वहीं मध्य मस्तिष्क की बात करें तो सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल और कार्पोरा ये दोनों जो है मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। वहीं पश्व यानी पीछे वाला मस्तिष्क का भाग का सेरिबेलम, सेरिबेलम यह जो है पश्व मस्तिष्क का भाग होता है मेंडुला ऑब्टागेटा, और पोन्स वेरोली ये तीनों जो है पश्व मस्तिष्क का भाग होता है। इसमें सेरिब्रम याददाश्त, बुद्धिमत्ता और याददाश्त, बुद्धिमत्ता, स्मृति, ज्ञान आदि पर नियंत्रण करता है। वहीं हाइपोथैलेमस तो यह जो है जल का उपाप चयन करता है, रक्त दाब नियंत्रित करता है, पसीना और गुस्सा, खुशी आदि का नियंत्रण करता है। वहीं थैलेमस की बात करें तो ठंडा, गर्म, दर्द ये सारे की पहचान करता है थैलेमस। वहीं बात करें सेरिबेलम तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है, और मेंडुला ऑब्टागेटा तो मेंडुला ऑब्टागेटा यह रक्त दाब नियंत्रित करता है, रक्त दाब नियंत्रित करता है, और क्रामाकुचन इसी से नियंत्रित होता है। हृदय की धड़कन का भी नियंत्रण मेंडुला ऑब्टागेटा के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ब्रेलिंग कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया? ब्रेलिंग प्रक्रिया। इसमें जो है पक्षियों के पंखों में एक पट्टी लगा दिया जाता है, जिससे जो है उसे उड़ने से वह रोकती है। तो कौन क्या कहलाती है? ब्रेलिंग कहलाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से? तो टॉक्सिकोलॉजी में विषों का अध्ययन हम लोग करते हैं, किसमें? टॉक्सिकोलॉजी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कुछ प्रमुख विज्ञान की शाखाएं के बारे में हम लोग जान लें। एनाटॉमी, एनाटॉमी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो एनाटॉमी में हम लोग करते हैं शरीर के आंतरिक संरचना, शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। वहीं बात करें एंटोमोलॉजी तो इसमें कीट पतंगों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन करते हैं। वहीं जियोलॉजी की बात करें, जियोलॉजी तो इसमें जो है भूगर्भ संबंधी अध्ययन, जिसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। वहीं बात करें होरोलॉजी तो होरोलॉजी में समय मापने वाला विज्ञान कहलाता है होरोलॉजी। वहीं बात करें न्यूरोलॉजी तो नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। अच्छा, कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। और शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो किस ऊर्जा को? तो मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं बैटरी से। किससे करते हैं? बैटरी से प्राप्त करते हैं। वहीं सौर सेल से सौर ऊर्जा का रूपांतर प्रकाश या बिजली ऊर्जा में करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है? तो चॉकलेट में किसकी मात्रा अधिक होती है? निकेल की मात्रा अधिक होती है, तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रुक्टोज ये फलों से प्राप्त होता है और ये सबसे मीठा प्राकृतिक ग्लूकोज होता है। कौन? फ्रुक्टोज होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती है? तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सौर मंडल तो सौर मंडल क्या होता है? तो सूर्य जो है सौर मंडल का परिवार है। सूर्य जो है सौर मंडल का परिवार है, यानी सूर्य जिस मंडल में पड़ रहा है वही सौर मंडल कहलाता है। इसमें 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु ये सारे मिलकर जो है सौर मंडल बना है। वहीं आकाश गंगा की बात करें तो आकाश गंगा या तारों, निहारिकाओं और अंतर तारकीय पदार्थों का एक समूह होता है। एक आकाश गंगा में लगभग करोड़ों तारों का समूह होता है। कितना? करोड़ों तारों का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो इसकी प्रतिरोधकता अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
वोल्टामीटर जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापा जाता है। विभवांतर नापा जाता है किससे? वोल्टामीटर से। वही बात करें, यह किसी विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वही बात करें, इसकी प्रतिरोधकता जो है आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता 0 होती है। अच्छा, वहीं आमीटर या आमीटर ये क्या होता है? तो इस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा नापते हैं। क्या नापते हैं? विद्युत धारा नापते हैं। किससे? आमीटर या एमीटर के द्वारा। और इसे जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। वहीं वोल्टमीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस में? समानांतर पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? ऑक्सीटोक्सिन संश्लेषित मधुरक होता है, सही। एस्पार्टेम संश्लेषित रबड़, ये भी सही है। नियोप्रीन विशिष्ट रबड़, ये भी सही है। रेयन रूपांतरित स्टार्च, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेयन। यह पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित होता है। पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित होता है। यह ना तो पूर्णतः प्राकृतिक कह सकते हैं और न पूर्णतः कृत्रिम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? तो ये होता है प्रतिक्रिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जितने प्रेशर से, जितने फोर्स हम लोग पत्थर पे लगाएंगे, जितना हम लोग फोर्स पत्थर पे लगाएंगे वह भी हमें उतना ही फोर्स लगाएगा, तो ये हमें चोट लगेगी। ये किसके कारण होता है? तो न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन का जो तृतीय नियम था उसी के कारण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। यह किसी जीव की सूक्ष्म जीवित रचना है, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम कोशिका को रॉबर्ट कोच द्वारा दी गई, बिल्कुल गलत है। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने नहीं। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सेफ्टी माचिसों के शीर्ष में होता है। तो सेफ्टी माचिसों के शीर्ष में होता है लाल फास्फोरस। दिया सलाई के जो शीर्ष में होता है उसमें क्या चीज होता है? वो लाल फास्फोरस होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें पीला फास्फोरस, तो पीला फास्फोरस की बात करें तो यह जो है इसका जलनांक बहुत कम होता है। यह जो है 34 डिग्री सेल्सियस पे जल जाता है, इसलिए पीला फास्फोरस को जल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। वहीं श्वेत फास्फोरस वह पारदर्शी होता है, जल में अविलय होता है। श्वेत फास्फोरस जल में नहीं घुलता है, CO2 में घुलता है, CO2 में घुलता है। जबकि लाल फास्फोरस यह ना तो जल में घुलता है और ना CO2 में घुलता है, यह किसी में नहीं घुलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो इसमें जो है हीलियम, हीलियम जो है उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। उत्कृष्ट गैस, इसे ही निष्क्रिय गैस, इसे ही अक्रिय गैस कहा जाता है। आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं। शून्य वर्ग में कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। और ये 6 तत्व कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। और ये 6 जो हैं वह उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। वहीं अक्रिय गैस, तो ये उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस, इसकी खोज का श्रेय जाता है रेमजे को। किसको जाता है? रेमजे। रेमजे ने उत्कृष्ट गैसों का खोज किया था। वहीं बात करें सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस होता है हीलियम। कौन सा होता है? हीलियम होता है। जबकि सबसे भारी होता है रेडॉन, सबसे भारी होता है रेडॉन। वहीं जेनॉन, जेनॉन जो है उसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। कौन? जेनॉन। वहीं वायुमंडल में रेडॉन नहीं पाया जाता है। रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। यह रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। किसका? रेडॉन का। वहीं वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस है ऑर्गन। कौन सा है? ऑर्गन है, जो इस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कागज बनाया जाता है। तो कागज किससे बनाया जाता है?
तो कागज बनाया जाता है पौधे के सेल्यूलोज से। किससे? पौधे के सेल्यूलोज से बनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें कागज, तो विश्व में कागज का सर्वाधिक उत्पादक देश है चीन। कौन है? चीन जो है सर्वाधिक उत्पादक देश है। वहीं अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कनाडा। कौन है? कनाडा जो है अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वहीं कागज की बात करें तो प्रथम आधुनिक तरीके से भारत में कागज का कारखाना खोला गया था हुगली नदी के तट पे बाली में। कहाँ? बाली में। कब खोला गया था? 1870 ईस्वी में। और इसके बाद टीटागढ़ में खोला गया था 1882 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित मिश्र धातु तथा उसके संगठन का सही मेल बताइए। बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, अच्छा से देखिएगा। पीतल, तांबा, टीन, बिल्कुल गलत। तांबा और टीन, कॉपर और टीन से कांसा बनता है। क्या? कांसा। वहीं बात करें डच मेटल, तांबा और जस्ता। आप लोग सोचते हैं कि तांबा और जस्ता, इससे पीतल का निर्माण होता है। बिल्कुल सही, पीतल का भी और डच मेटल का भी, लेकिन इसमें परसेंटेज की मात्रा है। कॉपर और जिंक, ये दोनों से जो है, इस दोनों के मिश्रण से पीतल और डच मेटल दोनों बनाए जाते हैं। कॉपर की मात्रा, अगर कॉपर रहा 70% और जिंक रहा 30%, तब पीतल बनते हैं, तब पीतल का निर्माण होता है। वहीं अगर कॉपर 80% हो गया और जिंक 20% हो गया, जिंक कितना हो गया? 20%, तब डच मेटल बनाए जाते हैं। क्या? डच मेटल। वहीं शोल्डर की बात करें तो शोल्डर यानी टाका, ये जो है एसएन और पीबी से जो है शोल्डर बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी? तो विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी ये आया था 1929 में। कब आया था? 1929 में आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आर्थिक मंदी की बात है तो आर्थिक मंदी क्या होता है? जब किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी अन्य देश की तुलना में कमजोर हो जाए तो आर्थिक मंदी कहलाता है। वहीं भारत में कब आर्थिक मंदी देखा गया? तो 1958 में, 1966-67 में, 1973 में और 1980 में। ये सारे सालों में भारत में भी आर्थिक मंदी देखा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किया जा सकता है। किससे? तो उसकी प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा जो है उसका आंकलन किया जा सकता है। वहीं बात करें प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं? तो किसी उस क्षेत्र के रहने वाले सभी लोगों का जो आय होता है, उसका जो आय होता है उसको जोड़कर, आय को जोड़कर जनसंख्या से भाग दे देते हैं। जनसंख्या से भाग देते हैं तो क्या निकलता है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकलता है, प्रति व्यक्ति आय। वहीं बात करें प्रति व्यक्ति आय में भारत में एक नंबर पे किस राज्य का स्थान है? तो गोवा का जो है प्रति व्यक्ति आय में प्रथम स्थान है। वहीं उसके बाद दिल्ली का नंबर, गोवा के बाद किसका नंबर है? दिल्ली का नंबर है, दिल्ली का। उसके बाद चंडीगढ़ का नंबर है। वहीं सबसे कम यानी न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य में बिहार टॉप पे है, एक नंबर में है बिहार, उसके बाद है यूपी, उसके बाद है आसाम। ये जो है इसका क्रम है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है आय तथा उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो एकदम साफ प्रत्यक्ष संबंध है, डायरेक्टली है। मैंने ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि जितना आमदनी बढ़ेगी, आमदनी जितना बढ़ेगा यानी आय जितना अधिक होगा तो उपभोग भी उतना ज़्यादा होगा, उपभोग भी जो है उतना ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ? तो जहाँ पर्वत, घाटी, पठार सब आ गया तो उसमें आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण, ये दोनों प्रक्रिया के कारण होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है देश में किन 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है या जाना जाता है? तो ये 66 से 69 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, योजना अवकाश की बात है,
पूरा एक बार हम लोग काल देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसका उद्देश्य देखा है, उसकी प्राथमिकता देखी है, तो आज हम लोग उसका काल देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक था? 51 से लेके 56 तक। दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से लेके 61 तक। तीसरा पंचवर्षीय योजना 61 से लेके 66 तक। और 66 से लेके 69 तक जो है पंचवर्षीय योजना जो है नहीं आया था, यानी योजना अवकाश रह गया था। इसमें 3 वार्षिक योजनाएं आई थी, 3 वार्षिक योजनाएं आई थी। कृषि और उद्योग को समान प्राथमिकता दिया गया था। योजना अवकाश के कारण, इसका कारण क्या था? तो भारत पाक युद्ध, सूखा, मूल्य वृद्धि तथा संसाधनों की कमी, ये तीनों के कारण जो है 66 से लेकर 69 तक नहीं आया था। चौथी पंचवर्षीय योजना जो आना था 66 में, वो आया कब? 69 में, 1969 से 74 तक। और फिर 74 से पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से कब तक? 74 से 78 तक। यह 78 में ही समाप्त कर दिया गया था, यानी 1 वर्ष पहले से खत्म कर दिया गया था। उसके बाद फिर 78 से 80 अनवरत योजना आया था, अनवरत योजना आया था। वहीं उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना यह 80 से 85, सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90, आठवीं पंचवर्षीय योजना यह 90 से कब आया? आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 90 में आना था उसमें नहीं आया, आठवीं पंचवर्षीय योजना भी नहीं आया। सातवीं के बाद फिर 90 से 92 इसमें कोई योजना नहीं आया था। वहीं जो आठवीं पंचवर्षीय आया था वह कब आया था? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। वहीं नौवीं पंचवर्षीय योजना यह जो है 97 से 2002, और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, और 11वीं 7 से 12, और 12वीं 12 से 17 तक आया था। तो 3 बार अवकाश हो गया। पहला जो हुआ तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, दूसरा हुआ था 5वीं के बाद, और तीसरा हुआ था, तीसरी जो अवकाश हुआ था वह हुआ था 7वीं के बाद। कब? 7वीं के बाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है जैव उर्वरक कौन सा है? तो इसमें जैव उर्वरक यानी जिसमें केमिकल का यूज नहीं हुआ, जैविक प्रक्रिया द्वारा या जैविक वस्तुओं का प्रयोग करके बना हो, तो इसमें कंपोस्ट जो होता है वह जैव उर्वरक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं यूरिया और ये बाकी तीनों जो हैं यह जैव उर्वरक नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु के क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है इसके कारण, जिसे हम लोग लौटते हुए मानसून भी कहते हैं, इसके कारण कोरोमंडल वाला क्षेत्र, यानी ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ भारत के ये वाला क्षेत्र कोरोमंडल वाला क्षेत्र, और यानी तमिलनाडु और कोरोमंडल वाला क्षेत्र, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है इसी उत्तर पूर्वी मानसून से। जबकि भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में लगभग 80% जो वर्षा होती है यह इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ जो है नीलगिरी ये वाले जो पर्वत श्रृंखला है उसके कारण यह जो है वृष्टि छाया में पड़ जाने के कारण यहाँ कम वर्षा होती है। वहीं बात करें उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वह किसके कारण होता है? पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। इसे राजस्थान में मावट कहते हैं। जेट स्ट्रीम को राजस्थान में क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। चलिए प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक सही है, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान ये भी सही है, अन्नामलाई तमिलनाडु ये भी सही है, पेरियार आंध्र प्रदेश ये गलत है। पेरियार जो है यह तमिलनाडु में नहीं है, केरल में। कहाँ है? केरल में है। वहीं बात करें कर्नाटक में, तो कर्नाटक में नागरहोल और बनरगट्टा कह सकते, बनरगट्टा, बांदीपुर और केंद्रेमुख यह जो है कर्नाटक के प्रमुख हैं। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भी है। रणथंभौर और मरुस्थल डेजर्ट ये सब राजस्थान में है।
तमिलनाडु की अगर बात करें तो मुंडानुधराय, मुदुमलाई, गिंडी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे कहाँ हैं? ये सारे तमिलनाडु में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एशियाई शेर, तो ये गुजरात में गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। वहीं कछुआ में मूंगा संरक्षण या मेरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। वहीं बात करें कश्मीरी हंगुल या दाचीग्राम, कश्मीरी हंगुल जो है या दाचीग्राम जम्मू कश्मीर के अभ्यारण्य में, दाचीग्राम अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। वहीं पहाड़ी तेंदुआ पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। पिन घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, हरा कछुआ संरक्षण या उड़ीसा के गहिरपाठा वन्यजीव अभ्यारण्य में। उड़ीसा में सिमलीपाल, भितरकनिका, ये सारे जो है राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर झील, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भी कहते हैं। यह रिहंद नदी पे बना है, रिहंद नदी के पर बनाए गए डैम से बना है, रिहंद नदी पर बनाए गए डैम से बना है। वहीं बात करें भारत में तो चिल्का झील जो है वह सबसे बड़ी तटीय झील है, सबसे बड़ा तटीय झील है चिल्का झील। इसी में नौसेना ट्रेनिंग सेंटर है। वहीं भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील यह है सांभर झील, सांभर झील जो राजस्थान में है। वहीं बूलर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका क्षेत्रफल लगभग 160 किलोमीटर स्क्वायर है। किसका? बूलर झील का। वहीं बात करें डल झील, यह जम्मू कश्मीर में है। बूलर झील, डल झील और बेनीनाग झील और मानस बल झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील, जितने भी नाग वाले झील हैं सब जम्मू कश्मीर में। ताल वाले जितने झील हैं, सतताल, नैनीताल, राकस ताल और माला ताल, देव ताल और खुरपा ताल, सारे उत्तराखंड में हैं। वहीं राज संबत झील, पिछोड़ा झील और जय संबत झील, फतेह सागर झील, ये राजस्थान में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पे, जबकि लोनार झील महाराष्ट्र में, लोनार झील महाराष्ट्र में और पेरियार झील केरल में है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र यानी जीरो माइल सेंटर के नाम से जाना जाता है? तो यह है नागपुर शहर, महाराष्ट्र का नागपुर शहर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें जीरो माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया था, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। कौन सा है? NH-44। इसी का पुराना नाम था NH-7। यह राजमार्ग भारत के उत्तर श्रीनगर जम्मू कश्मीर से दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक जाता है। वहीं बात करें यह राजमार्ग श्रीनगर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, MP, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से गुजरकर तमिलनाडु तक जाता है। वहीं बात करें पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, GT रोड। कौन कौन सा NH को जोड़ करके? NH1 और 2 दोनों को जोड़ के जो है GT रोड कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है झूम कृषि किससे संबंधित है? तो झूम कृषि स्थानांतरण कृषि से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे आदम कृषि भी कहते हैं, इसे आदम कृषि भी कहते हैं। वहीं सीढ़ी नुमा कृषि, सीढ़ी नुमा खेती यह पहाड़ी के ढलानों पे की जाती है, पहाड़ी के ढलानों पे की जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है बालतोरो हिमनद स्थित है, तो ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कुछ प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर हम लोग देखते हैं। सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। इसकी ऊंचाई लगभग 75 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच का विवादित क्षेत्र भी है। वहीं इसके बाद चोंगा झील, चोंगा झील और रीमो झील, ये सारे जो है काराकोरम श्रेणी में आते हैं। किसमें? काराकोरम श्रेणी में आते हैं। वहीं बात करें गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद, बंदरपूछ हिमनद, ये सारे उत्तराखंड में, कहाँ है? उत्तराखंड में आते हैं। वहीं रूपल हिमनद बहुत बार एग्जाम में आया है। यह किस राज्य में है? तो यह कश्मीर में पड़ते हैं, जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया। तो अकाल तख्त का निर्माण यह किसने कराया, तो अकाल तख्त का निर्माण कराया था गुरु हरगोविंद ने। किसने कराया था, गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण कराया था। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया था, सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया था गुरु हरगोविंद ने। शुरू से देख लेते हैं, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक। कौन थे, गुरु नानक। वहीं बात करें, यह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, बाबर और हुमायूं के जो है समकालीन थे। कौन, गुरु नानक। इन्होंने लंगर व्यवस्था प्रारंभ किया था, लंगर व्यवस्था प्रारंभ किया था। वहीं बात करें, इसके बाद हुए थे कौन, गुरु अंगद। उन्होंने जो है लंगर को स्थायी बनाया और उन्होंने प्रारंभिक, और उनका नाम प्रारंभिक नाम था लहना। क्या नाम था, लहना। और गुरु अंगद की बात करें तो उन्होंने गुरुमुखी लिपि आरंभ किया था। किसने, गुरु अंगद ने। उसके बाद आए अमरदास। कौन आए, अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए, हिंदुओं से अलग विवाह लवन पद्धति की शुरुआत, विवाह लवन पद्धति की शुरुआत किसने किया था, तो ये गुरु अमरदास ने किया था। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंद पाल जाकर भेंट की और उसकी पुत्री जो थी बीबी भानी, उसको कई गांव दान में दिए थे। वहीं अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना किया, प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति किया। वहीं बीबी के जो पति थे रामदास, वह उसके अगले गुरु हुए और उन्होंने जो है अमृतसर जलाशय खुदवाया और अमृतसर शहर की स्थापना किया था। किसने, गुरु रामदास ने। उसके बाद हुए गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना किया था, आदि ग्रंथ की रचना किया था। हरमंदिर साहिब मंदिर का निर्माण कराया था गुरु अर्जुन देव ने। वहीं खुसरो की सहायता के लिए जहांगीर ने जो है गुरु अर्जुन देव को जो है मरवा दिया था। उसके बाद हरगोविंद हुए, हरगोविंद के बाद हरराय हुए और इससे मिलने दारा सिको आए थे, उन्होंने दारा सिको को आशीर्वाद भी दिया था। उसके बाद हरकिशन आए थे जिनकी चेचक से मृत्यु हो गई। वहीं बात करें, उसके बाद गुरु तेग बहादुर आए थे, इन्होंने इस्लाम धर्म नहीं स्वीकारा, इसलिए औरंगजेब ने उसे मरवा दिया था। और इस सिखों के अंतिम गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म बिहार के पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था, 1666 ईस्वी में हुआ था। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इनको मुगल जो फौजदार था वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। किनके पुत्र थे, गुरु गोविंद सिंह के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किस वंश के समय स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था गुप्त वंश के समय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महरौली का जो स्तंभ है वह किसने बनवाया था, तो यह बनाया था विक्रमादित्य ने, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। यह स्तंभ लेख मूलतः व्यास नदी के समीप विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित था, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है। यह तत्कालीन धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिग्विजय अभियानों एवं उसके द्वारा सिंध के 7 युद्धों के बाद बाल्टिकों पर विजय प्राप्त करने का विवरण इसमें लिखा है। किसमें, महरौली का लोह स्तंभ। वहीं बात करें कि गरुड़ स्तंभ लेख जो बेसनगर विदिशा में है, वह जो है शुंग शासक से संबंधित है। किससे, शुंग शासकों से संबंधित है, शुंग शासकों से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। तो यह मीमांसा से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा आप लोग बताएं, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे। तो इसके प्रवर्तक थे जैमिनी। कौन थे, जैमिनी इसके प्रवर्तक थे। वहीं उत्तर मीमांसा इसके प्रवर्तक थे बदरायन। कौन थे, बदरायन इसके प्रवर्तक थे। वहीं बात करें योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। वहीं न्याय दर्शन के कौन थे, गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। वहीं बात करें सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कौन, कपिल। कौन थे, कपिल। और वैश्विक दर्शन के थे कनाद। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक थे कनाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो उसमें किसका लेख मिलता है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है। तो ये जहांगीर का मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किनका, जहांगीर का। अच्छा कुछ हम लोग देख लेते हैं, कुछ अभिलेख किन शासकों से संबंधित है, हमेशा एग्जाम में आते हैं। देख लेते हैं हाथी गुफा
हाथी गुफा अभिलेख यह कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। वहीं एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। वहीं बात करें नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख यह गौतमी बलश्री से संबंधित है, गौतमी बलश्री से संबंधित है। वहीं बात करें जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख यह किससे संबंधित है, रुद्र दामन से, रुद्र दामन से संबंधित है। वहीं बात करें मंदसौर अभिलेख या मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। वहीं भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा उल्लेख में मिलता है, किस अभिलेख में, तो भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन, अलाउद्दीन खिलजी था। वहीं बात करें अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो यह गद्दी पर कब बैठा था, तो अलाउद्दीन खिलजी यह गद्दी पर बैठा था 1296 ईस्वी में। इन्होंने अपने चाचा जो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन, उसकी हत्या कर दी और गद्दी पर बैठा था, और गद्दी पर बैठा था। इसका बचपन का नाम था क्या, अली और गुरसप, अली और गुरसप इसका जो है गुरसप्स इसका बचपन का नाम था। इन्होंने घोड़े दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत किया था। यह भू राजस्व कितना लेता था, 1/2 लेता था। और लूट के माल जिसे खुम्स कहते थे या खम्स कहते थे, एक वह लेता था 3/4, यानी 4 में 3 हिस्सा लेता था। वहीं इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली जिसे मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है लागू किया था। वहीं दक्षिण भारत विजय के लिए इन्होंने मलिक कफूर को भेजा था। जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी के किला मंगोलों से बचने के लिए, और 1000 खंबा महल का निर्माण किसने कराया था, इसी ने कराया था। अलाई दरवाजा को हिंदू वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इन्होंने सिकंदर शानी की उपाधि धारण किया था। किसका, सिकंदर शानी की उपाधि धारण किया। इन्होंने 2 नए कर लगाए थे, चराई कर और गढ़ी कर, चराई कर और गढ़ी कर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है अलवर संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ, ये हुआ था तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किससे हुआ था, तमिलनाडु से हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गया। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवर संतों और 63 नयनार संतों ने किया था। शैव नयनार और वैष्णव अलवार संत जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। वहीं शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता है। उनके 2 समूह थे, एक थे प्रथम वैष्णव संत, प्रथम थे वैष्णव संत जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए, और ये भगवान विठोता के भक्त थे। विठोता पंथ के संत एवं उसके अनुयायी बरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाए। वहीं बात के दूसरा समूह पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था। इसकी निर्गुण भक्ति यानी हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था रखते थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय जाता है रामानंद को। किसे जाता है, रामानंद को जाता है। वहीं बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास प्रमुख थे। वहीं रामानंद के शिष्य 2 भागों में बट गए, निर्गुण में और सगुण में, निर्गुण और सगुण में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो ये भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वहीं पहली बार जनगण मन यह कब गाया गया था, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे विशन नारायण धर उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अच्छा, जनगण मन इसे गाने का समय है 52 सेकंड। कितना है, 52 सेकंड। वहीं कभी कभी संक्षिप्त रूप में भी ये गाया जाता है जिसका समय होता है 20 सेकंड।
कितना 20 सेकंड। संविधान सभा ने जनगण मन को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ जातीय सरकार का गठन किया गया था? तो जातीय सरकार का गठन ये किया था तामलुक में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कुछ हिस्सों में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, जिसमें बलिया में जो है चित्तू पांडे, कौन थे? चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन हुआ। समानांतर सरकार का गठन हुआ था। वहीं बात करें इसके बाद बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार की स्थापना हुआ था 1942 ईस्वी में। वहीं बात करें सतारा में समानांतर सरकार, यहाँ भी समानांतर सरकार की स्थापना हुआ। समानांतर सरकार की स्थापना हुआ था यशवंत राव चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में, जो सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार कहाँ रहा था? सतारा में रहा था। वहीं हिंदू महासभा मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पे तामलुक में जो है जातीय सरकार की स्थापना हुआ था। बाकी बलिया और सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना हुआ था और सबसे लंबे समय तक रहा था सतारा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन लीडर समाचार पत्र के संपादक थे? तो मदन मोहन मालवीय लीडर के संपादक थे। या अभ्युदय और हिंदुस्तान, इसके भी संपादक थे। कौन? मदन मोहन मालवीय। वहीं बात करें मोतीलाल नेहरू, यह जो है इंडिपेंडेंस के संपादक थे। किसके? इंडिपेंडेंस के संपादक थे। वहीं कुछ और देख लेते हैं। तो लाइफ डिवाइन इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष इसके संपादक थे। अरविंद घोष वंदे मातरम, युगांतर और कर्मयोगी के संपादक थे। वहीं बात करें वारिंद्र कुमार घोष, तो भवानी मंदिर के संपादक थे। किसके? भवानी मंदिर के संपादक थे। वहीं बात करें संवाद कॉमेडी, तो राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश पत्रिका संपादन किया था ईश्वरचंद विद्यासागर। और फ्री हिंदुस्तान इसके संपादक थे तारकनाथ। कौन थे? तारकनाथ। अली जिन्ना, ये कॉमरेड और हमदर्द इसके संपादक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया तो उच्चतर न्यायपालिका किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को अपने पास मंगा सकती है? तो यह कौन सा रीट होगा? उत्प्रेषण होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, हम लोग समझते हैं कि जो रीट जारी होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। तो कौन कौन? बंदी प्रतिरक्षीकरण, इसमें सशरीर उसे न्यायालय में उपस्थित होना होता है। उसके बाद परमादेश, तो परमादेश का मतलब होता है कि यह उसमें जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। तो इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है। वहीं बात करें उसके बाद उत्प्रेषण देख लिए। उसके बाद प्रतिषेध, तो प्रतिषेध लेख या आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायालयाधिकारियों को जारी करते हुए आदेश देता है कि मामले में यह कार्रवाई न करे, क्योंकि यह मामला उसके अधिकार का नहीं है। तो उसमें यह जारी होता है प्रतिषेध लेख। वहीं अधिकार पृष्ठा, तो जब कोई व्यक्ति या ऐसे पदाधिकारी जो कार्य करते हैं जो वैधानिक तौर पे उसका अधिकार नहीं है, तो उसमें यह अधिकार पृष्ठा रीट जारी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति केवल लोकसभा में, बिल्कुल सही है। वहीं बात करें दूसरा, अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होता है, तो अनुदान, ये भी सही है। धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी सही है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 555 है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, 552 हो सकता है, जिसमें 530 जो है वो राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 20 जो है वो संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। तो ये हो गया 550 और 2 जो है वो मनोनीत होते हैं, 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 545, जिसमें 524 राज्य से जीते निर्वाचित हैं और जिससे 19 जो है संघ से निर्वाचित होकर आए हैं और 2 जो है मनोनीत है, बाकी खाली सीट है। तो अभी वर्तमान में कितना है 545। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो यह अनुच्छेद था 43 का ए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं देख लेते हैं अनुच्छेद 38, इसमें क्या चीज़ का वर्णन है? तो आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास का वर्णन है अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39 का ए में क्या चीज़ का वर्णन है? तो इसमें अवसर के आधार पर न्याय देना, वह निःशुल्क कानूनी सलाह, बहुत बार एग्जाम में आया है, निःशुल्क कानूनी सलाह, इसका वर्णन अनुच्छेद जो है 39 का ए में वर्णित है। यह 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। वहीं बात करें अनुच्छेद 45, तो अनुच्छेद 45 इसमें क्या चीज़ का वर्णन है? तो अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को शिक्षा और उसकी देखभाल का वर्णन है। यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा यह लागू किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत। इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 60 में वर्णित है। वहीं राष्ट्रपति का पद यह किस में वर्णित है? अनुच्छेद 52 में वर्णित है। राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, यह वर्णन है अनुच्छेद 53 में। वहीं बीबी गिरी के कार्यवाहक राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के तौर पे कार्य किया, किसने? बीबी गिरी। जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गया था। वहीं नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। वहीं ज्ञानी जेल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, बीडी जत्ती, नीलम संजीव रेड्डी ने राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। वहीं अभी तक भारत में 5 राष्ट्रपति राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत संविधान की प्राथमिकता संसद से ज़्यादा है, क्योंकि? तो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी, यह बताता है कौन? तो यह बताता है संविधान। इसीलिए जो है संविधान की प्राथमिकता संसद से ज़्यादा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? यानी प्रस्तावना जो है कब पारित किया गया? तो ये 22 जनवरी 1947 को पारित किया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के सामने यह पेश किया गया था, लेकिन इसे स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947। प्रस्तावना से क्वेश्चन आते हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? तो इसमें जो है 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वहीं इसमें स्वतंत्रता कितने प्रकार का है? तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? तो 5 प्रकार का, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और वहीं समानता की बात करें तो समानता या समता, तो ये इसमें 2 प्रकार की क्षमता का चर्चा है, अवसर और प्रतिष्ठा। अवसर और प्रतिष्ठा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा असत्य है? तो देख लेते हैं।
कौन सा असद? अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर अधिकार किया, बिल्कुल सही है। वहीं बात करें काम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था, ये भी सही है। पहली बार जो है गुजरात विजय के दौरान ही अकबर ने समुद्र को देखा था। इसमें पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, ये भी सही है। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें क्या शामिल नहीं था देख लेते हैं हम लोग। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, यह बिल्कुल शामिल था। वहीं उसके बाद अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो, यह भी शामिल था। किसी स्तर पर कोई आरक्षण का परिधान नहीं होना चाहिए, यह शामिल नहीं था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो अशोक मेहता समिति का गठन किया था 1977 में। 1977 में इन्होंने जो है अशोक मेहता समिति, इन्होंने जो है द्विस्तरीय पंचायतों का गठन का सुझाव दिया था। वहीं बलवंत राय मेहता जिसका गठन 1957 में किया था, उन्होंने त्रिस्तरीय के गठन का सुझाव दिया था। वहीं एमएल सिंघवी समिति जो 1986 में इसका गठन किया गया था, उन्हीं के सिफारिश के आधार पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से मिला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी में जो है मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था, पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुआ था और बजट पर बहस करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का, बजट पर कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का शक्ति दिया गया था। वहीं बात करें 1935, तो इसमें जो है इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन का अंत किया गया और केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया। वहीं बात करें 1919, तो इसमें जो है क्या हुआ, जो है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था किया गया था। वहीं 1919 पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार किया था। और इसमें जो है 1919 में आप लोग कह लीजिए प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का शुरुआत किया गया था। और इसमें जो है सिखों के लिए जो है पृथक प्रतिनिधित्व का जो है उपबंध किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सरगम तथा कबल तम लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है किस राज्य से? तमिलनाडु से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य से? तमिलनाडु से। वहीं कुछ प्रमुख लोकनृत्य हम लोग देख लेते हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड का प्रमुख लोकनृत्य है छऊ सरहुल, जट जाटिन कर्मा, विदेशिया सोहराई, यह झारखंड का प्रमुख लोकनृत्य है। वहीं बात करें केरल की, तो केरल का प्रमुख लोकनृत्य कौन सा है? तो शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथकली और पादयानी, मोहिनी अट्टपट्टम, वह भी शास्त्रीय लोकनृत्य है। वहीं ओट्टम अथुलाल, यह केरल का प्रमुख लोकनृत्य है। वहीं बात करें मिजोरम की, अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में हो गया लाहो, मिजोरम में लाहो लीम और नुरालीम, ये मिजोरम का प्रमुख लोकनृत्य है। वहीं पंडवानी, यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोकनृत्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पोचमपाद परियोजना बहुत बार एग्जाम में आया है। यह किस नदी पर स्थित है? यह गोदावरी नदी पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी पर ही। जायकावाड़ी परियोजना जो महाराष्ट्र में है, किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना, कौन सी परियोजना? उकाई परियोजना जो गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में है। वहीं तुंगभद्रा नदी पर है तुंगभद्रा परियोजना और कोयना नदी पर है कोयना परियोजना। वहीं ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। हीराकुंड बांध, यह महानदी पर है। कहाँ पर है? महानदी पर है। वहीं बात करें काकड़ापारा परियोजना, काकड़ापारा और उकाई, ये दोनों जो है ताप्ती नदी पर है। ये दोनों जो है
ताप्ती नदी पर है। दोस्तों ये था एडुटेरिया की तरफ से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।